हम केवल सप्रेस नहीं करते, क्योर करते हैं, परमानेंट क्योर करते हैं और 3 और 4 साल में कवर कर देते हैं, लाइफ लॉन्ग तक दवा नहीं देते। थर्ड थिंग इज कोई भी एक्सटर्नल हार्मोन बॉडी में नहीं देते जिससे अदर ग्लैंड और अफेक्टेड हो। जैसे थायरोक्सिन लेने से, एलोपैथिक थायरोक्सिन लेने से थायराइड, जब हम किसी भी फिंगर से, हमारी फिंगर सपोज इसमें कुछ चोट लगी है, हम इससे काम नहीं करेंगे तो ये भी नेग्लीफाई होकर खराब हो जाएगी। सेम लाइक दैट थायराइड ग्लैंड आपकी अफेक्टेड, थोड़ी सी अफेक्टेड है, थोड़ा सा T3 T4 कम बना रही है, आपने एक्सटर्नल थायरोक्सिन देना शुरू कर दिया तो वो ऑलरेडी सिक्रीशन उसके कम और होते जाएंगे। आप अपने थायरोक्सिन को, थायराइड ग्लैंड को और ज़्यादा कम करते जा रहे हो, उसे और ज़्यादा कम करते जा रहे हो, इसीलिए एक्सटर्नल थायरोक्सिन की मात्रा हमेशा बढ़ती जाती है। पहले वो 25 mg देते हैं, फिर 50 mg देते हैं, फिर 100 mg बढ़ाते ही जाते हैं, कभी भी कम नहीं हो पाती डोजेज। और इसी क्योंकि हम उस ग्लैंड को और ज़्यादा निष्क्रिय करते जा रहे हैं और ज़्यादा खराब करते जा रहे हैं। जी, मतलब उसकी जो खुद की क्षमता है वो तो एकदम वो हम कम करते जाते हैं। एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा नहीं होता, हमारी ग्लैंड बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होती। हम इसमें जो मेडिसिन देते हैं वो उस ग्लैंड को और ज़्यादा एक्साइट करने के लिए दे रहे हैं कि आप ये हार्मोन कम सिक्रीट कर रहे हो तो इसे ज़्यादा सिक्रीट करो, इसी रीजन से ये परमानेंट क्योर हो जाता है। जी, ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की कि किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को फॉलो करना चाहिए अगर उससे हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आप बात करें कि किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए एक हाइपोथायराइड पेशेंट को, तो फिर ऐसे कौन सा चीज़ें हैं या कहें कौन सा आहार है जो उसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस ना करनी पड़े या जो प्रॉब्लम उसको हुई है वो और ज़्यादा ना बढ़े? मेन इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हम पहले आपको सिम्टम्स में नहीं बताया। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर्स फूड बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है जिसको इसको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। आयरन इसको बहुत लेना पड़ता है, मिनसेस भी इसके रेगुलर आ जाए, आयरन डेफिशिएंसी और साथ में ना हो, क्योंकि और किसी थायराइड के साथ साथ और कोई डिजीज ना कवर हो। आयरन की मात्रा अच्छी लेनी चाहिए, फाइबर्स फूड अच्छे लेने चाहिए। सेकंड थिंग, बनाना में है आयोडियम और ग्रीन वेजिटेबल में आयोडीन डेफिशिएंसी भी कवर रहे, इस रीजन से बनाना और ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। साथ में इवन प्याज की बनाई हुई रोटी, कच्ची प्याज की रोटी ली जाती है बनाकर, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होती है। जी बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बातचीत हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, भी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे डॉक्टर गुप्ता से थायराइड के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ टॉक में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं थायराइड के बारे में। डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हाइपोथायराइड के बारे में, मतलब थायराइड सिक्रीशन जो बॉडी में होता है हार्मोन्स का, वो कम हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें बॉडी में हार्मोन्स, मतलब थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, उनका सिक्रीशन एक्सेस में हो जाता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं जी, और इसमें T3 T4 लेवल बढ़ जाता है, थायराइड का फंक्शन बढ़ जाता है। T3 T4 लेवल बढ़ने की वजह से वही TSH लेवल कम हो जाता है जी। ऐसे में हमको हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे सिम्टम्स पेशेंट को मिलते हैं, जिसमें BMR हमारा बहुत बढ़ जाता है। BMR बढ़ने में पेशेंट का वेट नहीं बढ़ता, वेट कम होता है, बट भूख बहुत लगती है, वेट बढ़ता नहीं है और ट्रेमर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म जनरली ट्रेमर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमारे हार्ट में पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। इवन कार्डियक स्ट्रोक के पेशेंट भी ऐसे में बहुत मिलते हैं। कार्डियक के इतना फास्ट होता है, रैपिड पल्स होती है, पल्स भी बहुत फास्ट चलती है। इवन एरिथमा, मतलब बहुत तेज तेज फड़फड़ाहट जैसे पेशेंट फील करता है, बस पैल्पिटेशन बहुत होता है, थोड़ा सा भी खड़े होते हैं पैल्पिटेशन तेज हो जाता है, काम तेज करने पे घबराहट होती है, पसीना आ जाता है, इवन गर्मी बहुत लगती है ऐसे पेशेंट को। और जी, जैसे कि आपने बताया डायरिया हो जाता है। जी, डायरिया की प्रॉब्लम भी इसमें हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट को रिकरेंट डायरिया होने के भी सिम्टम्स मिलते हैं। जी, मतलब जैसे कि आपने बताया कि हार्ट में स्ट्रोक्स काफ़ी हो जाते हैं, इसका मतलब कि हाइपरथायराइड अगर किसी को होता है तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल जी। इसीलिए थायराइड की डिजीज को बहुत जल्दी कवर भी कर लेना चाहिए।
बिकॉज इससे हार्ट भी अफेक्टेड होता है। ये सारी पूरी बॉडी की, जैसे मैंने बताया, थायराइड हार्मोन हर सेल्स, हर बॉडी, हर मसल्स, हर सेल पे वर्क करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि हाइपोथायराइड के आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए, तो क्या इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल या फैमिली हेरिडिटरी जो होती है, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथायराइड के लिए? हाइपरथायरॉयडिज्म में जनरली 50 to 70% हिस्ट्री होती है, इसमें पास्ट हिस्ट्री। अगर बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। इसमें भी वही मेडिसिन हम लोग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट ही देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। थायरोक्सिन 1 ml में देते हैं, इवन 10 ml में थायरोक्सिन देते हैं। थैलियम एक है, नेट्रम म्यूर है, बहुत अच्छा वर्क करती है इसमें। और भी मेडिसिन हैं, इवन द इग्नेसिया बहुत अच्छा वर्क करती है। डिपेंड टू पेशेंट। मेडिसिन होम्योपैथिक में एक सिंगल नहीं कह सकते, केवल सिंगल ए रेमेडी होम्योपैथिक में हाइपर के लिए, ए हाइपो के लिए, डिपेंड टू पेशेंट। जी, ये तो जैसे कि आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर कंपैरिजन किया जाए यहाँ पर होम्योपैथी का एलोपैथी से, तो एलोपैथी में हम क्या देखते हैं कि एक बार अगर आपने किसी बीमारी की दवाइयाँ खानी शुरू करी, तो फिर लाइफ लॉन्ग वो सिलसिला चलता रहता है कि मतलब जब तक इंसान जिएगा तब तक उसे वो सारी की सारी दवाइयाँ खाते रहना है ताकि वो अपनी सेहत को ठीक रख सके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी में दवाइयों का सिलसिला कब तक चलता है? अगर कोई बीमारी किसी को हुई है तो वो कब तक दवाइयाँ कंटिन्यू करे ताकि उसकी जो बॉडी है वो दोबारा से नॉर्मल स्टेज पर आ जाए? होम्योपैथिक में मेडिसिन केवल 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती जनरली। यदि पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आया है, इससे पहले उसने कभी एलोपैथिक थायरोक्सिन नहीं ली है, तो हम अपने पेशेंट में फॉलोअप में देखते हैं 3 और 4 ईयर में कवर हो जाता है। बट जो थायरोक्सिन बहुत समय से ले रहे हैं, आई थिंक 8-10 साल से ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास आए तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो हम उन्हें 1-2 साल में उनकी थायरोक्सिन को ब्रेक डाउन कराते हैं, उसके बाद परमानेंट क्योर करते हैं, तो आई थिंक 5-6 ईयर लग जाता है, डिपेंड टू पेशेंट। जी, जैसे कि डॉक्टर आपने अभी अपनी बातों में बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को भी थायराइड की काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो क्या ये ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज होती है? वही मिक्सोडिमा ऑटो इम्यून डिजीज भी कहा जाता है शायद उसे। ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है। इसमें हमारे इम्यूनोग्लोबिन, हमारी ही प्रोटीन थायराइड को डैमेज करने लगती है, जिसमें T3 T4 लेवल कम हो जाता है और फिर वही हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे और अडीमा हो जाता है पूरे बॉडी में, ग्रेव्स डिजीज टाइप से बन जाती है। ऑटो इम्यून हशीमोटो डिजीज कहते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि आपसे बातचीत के दौरान एक चीज़ तो खुलकर सामने आई है कि आपने हर बार ये बात कही है कि थायराइड की प्रॉब्लम जब भी होती है तो उसमें आयोडीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक मेल को और एक फीमेल को अपनी बॉडी में कितना आयोडीन इनटेक लेना चाहिए जिनसे उन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? फीमेल के लिए नॉर्मल 70 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की मात्रा जरूरी है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी 120 माइक्रोग्राम की आवश्यकता जरूरत होती है। आई थिंक ज़्यादा की डबल की ही जरूरत हो जाती है। इसी रीजन से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेंसेस आफ्टर प्यूबर्टी उनको आयोडीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जी, और एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी, किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को एक बार ज़रूर बताइए ताकि वो हमेशा फिट और हेल्दी रह सकें। मैं तो कहूँगी केवल जंक फूड बंद कर देने चाहिए। इवन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा सा काम बनाना चाहिए और ये अपने आप को स्लीप अपनी नॉर्मल लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आजकल स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी थायराइड अफेक्टेड हो रहा है, जिसमें स्लीप नॉर्मल लेना चाहिए और अपना हर 3 आवर्स पर फूड हैबिट प्रॉपर रखनी चाहिए। रेगुलर फूड हैबिट होने से वजह से भी बहुत अफेक्टेड होता है। इवन बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। जनरली आजकल फीमेल ओबेसिटी होने की वजह से या वेट कंट्रोल करने की वजह से फूड बहुत कम ले रही हैं या प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, तो डेफिशिएंसी की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो सारा भी फूड ज़रूर लेने चाहिए, प्रॉपर लिक्विड डाइट बहुत लेनी चाहिए। आई थिंक कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पर डे जरूर पीना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, पर चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ खास हेल्थ टिप्स। बिल्कुल, न्यू जनरेशन के लिए मैं कहना चाहूँगी, ये जितना भी हमारे जंक फूड, इवन चॉकलेट और फास्ट फूड जितने भी आ गए हैं, इन सबको बंद करना चाहिए, नेचुरल फूड पर आ जाना चाहिए। इवन स्प्राउट लेना जरूर शुरू करना चाहिए, जिसमें मल्टीविटामिन्स भी हैं, और नॉर्मल फूड, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रॉपर लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कम करा जाए। इवन
इसे हम लोग खुद नहीं कर सकते, पर पब्लिक को करना चाहिए। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड जितना होता जा रहा है उससे थायराइड बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिनसे हमने बात करी थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। जी हाँ, अगर वक्त रहते इस खतरनाक बीमारी का सही इलाज नहीं कराया तो ये नासूर बन सकता है। हेल्थ टॉक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।